नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आपका स्वागत करता हूं मैं चिति मीडिया हिंदी पर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आचार्य अमित आर्यन जी। आपका परिचय मैं दे दूं कि आचार्य अमित जी ने गायत्री साधना पीठ के नाम से एक संस्था बनाई है, जिसके वे संरक्षक भी हैं, संस्थापक भी हैं। इनकी इस संस्था का उद्देश्य अपने संस्कृति का, अपने धर्म का जो भी प्रचार प्रसार, जो भी उसकी अच्छी चीजें हैं उसको आम जन तक ले जाना और उसका संरक्षण करना, ये इनका एक संस्था का कार्य है। तो अमित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी आचार्य, ये आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें आपने गाजियाबाद के किसी 5 एकड़ की जमीन पर बताया आपने कि वहां पे रोहिंग्या घुसपैठिए अपना आवास बना रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वो अवैध रूप से वहां पर अपने रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये पूरा वाकया क्या है, एक बार हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें। जी। मैं पहले तो आपको साधुवाद दूंगा कि आप इस विषय को समाज के सामने लेके आ रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो रोहिंग्या और बांग्लादेश की मुसलमान हैं, ये फैल चुके हैं। ऐसा नहीं है धीरे धीरे आ रहे हैं, ये बहुत मात्रा में फैल चुके हैं यहाँ पे। और लगातार ये अपने सहयोगियों को बुलाते चले जा रहे हैं। पिछले 7-8 साल से लगातार इन जो कार्य कर रहे हैं, बसने का कार्य कर रहे हैं। ये तो गाजियाबाद के पास गांव है सदरपुर, केवल 4,000 की संख्या तो इनकी यहीं पर है। एलएमसी की जमीन जो है, सरकारी जमीन जो है, इन्होंने कब्जा रखी है। नहीं हमें जानकारी कि कौन इन्हें संरक्षण दे रहा है, किस प्रकार से वहां बसे हुए हैं, क्या इनका मामला है। इनके फर्जी आधार कार्ड भी बनाए जा रहे हैं और जितने भी अवमान्य कार्य हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। मुझे सदग्राम सदरपुर की जानकारी अभी 3-4 दिन पहले मुझे पता चली कि इस तरीके से यहाँ पे रोहिंग्या रह रहे हैं। तो मैं स्वयं 2 दिन पहले वहां गया और मैंने वहां जानकारी जब प्राप्त करने की कोशिश करी तो वो बिल्कुल ठीक निकली कि वहां पे रोहिंग्या मुसलमान हैं, पूरी तरीके से स्थापित हैं और दिन पर दिन वहां बढ़ते भी चले जा रहे हैं। 4,000 की तादाद तो ये अपने मुंह से बता रहे हैं। अगर हम पूरे गाजियाबाद का देखें तो पूरे गाजियाबाद में मुझे लगता है कि 20-25 हजार की तादाद में रोहिंग्या और बांग्लादेश के मुसलमान यहाँ पे स्थापित हैं। और मैं आपको आज जानकारी दूंगा, मैं आज एसएसपी महोदय के पास गया। एसएसपी साहब से जब हम मिले तो हमने उनके सामने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी, उन्होंने ये स्वीकार किया। प्रशासन इस चीज को स्वीकार कर रहा है कि हाँ, रोहिंग्या मुसलमान हैं यहाँ पे, हमें जानकारी है इस बात की। तो हमने कहा भाई आप इस पे कार्रवाई कीजिए। आप सुन के बड़ा आश्चर्य होंगे, अधिकारी महोदय ने हमसे कहा कि अगर उनके पास उनके आधार कार्ड हैं तो वो तो भारत के नागरिक हो गए, तो उनके ऊपर हम कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। ये यदि उनके पास पहचान पत्र है उनका, तो हम उनके ऊपर कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात हमारे समाज के लिए कुछ नहीं हो सकती। पहली बात तो आधार कार्ड कोई सिटीजनशिप कार्ड नहीं है, मैं सूचना देना चाहता हूँ। दूसरी बात, कोई भी बॉर्डर पार करके अवैध घुसपैठिया भारत के अंदर प्रवेश कर जाता है, 2 मिनट में वो फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र बनवा लेता है, तो इसका मतलब वो भारत का नागरिक हो गया। अब उसको पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिल जाएगी कि वो किसी के साथ भी लूटपाट कर ले, किसी के भी घर में घुस जाए, किसी की भी हत्या कर दे, कुछ कुछ मतलब नहीं है। तो ये भारत जो एक लोकतंत्र के नाम से जो भारत को जो प्रसिद्ध किया जा रहा है, उस लोकतंत्र की ये विशेषता है कि इसके अंदर आप स्वतंत्रता से घूमिए फिरिए, आपकी कोई बाध्यता नहीं है। यहाँ लूटपाट कीजिए, मार काट कीजिए। लेकिन आचार्य जी, यहाँ पे एक सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा। ये जो रोहिंग्या हैं, ये तो अपने देश के सताए हुए लोग हैं और श्री रामचरितमानस भी कहता है कि गए शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसारी। तो क्या दिक्कत है आपको, क्यों अगर उनको शरण दी जा रही है तो क्या तकलीफ है? वो देखिए, पहली बात तो महोदय मैं आपको जानकारी दूं, सताए हुए नहीं है। इन्होंने जो म्यांमार में आप जानते हैं, इन्होंने जो बौद्धों के ऊपर जो अत्याचार करने शुरू करे। हमारे यहाँ पे जो बौद्ध है वो एक बहुत शांति प्रिय एक संत समाज है।
वो ना तो किसी के वो बोलना भी जानता। मैं काफी बौद्ध समाज जो हमारे संत हैं, मैं उनके बीच में काफी रहा हूँ, मेरे उनसे काफी आज भी वार्तालाप। एक ध्यान मुद्रा में बैठने वाला एक संत समाज है, वो एक ऐसा समाज है। लेकिन निरंतर जब ये रोहिंग्या मुसलमान जब उनके ऊपर अत्याचार करने लगे, तो बौद्धों ने इनके खिलाफ वहां आवाज उठानी शुरू करी, सरकार ने नहीं उठाई। बौद्ध स्वयं निकले, तब इनको वहां से इन्होंने खदेड़ना शुरू करा। और देखिए, जहां तक हमने जानकारी ली है, कई वीडियो सोशल मीडिया पे भी बहुत प्रचारित हुई है, अच्छे मीडिया ने भी इसको प्रसारित करा है। ये रोहिंग्या एक ऐसी कौम है जो इंसानों का मांस तक खाती है। ये हमने वीडियोस देखी हैं, प्रमाणित वीडियोस देखी हैं कि ये इंसानों का मांस खा रहे हैं। तो सताए हुए नहीं है, जब इन्होंने दूसरों को सताया। मुस्लिम कौम जो है, मैं आपको जानकारी दूं, इसमें किसी भी आश्चर्य की बात नहीं है, ये वैश्विक सच्चाई है कि मुस्लिम कोई सताई हुई कौम नहीं है। मुस्लिम दूसरों को सताता है। यदि उसका कोई प्रतिकार करता है और उसके विरोध में कोई खड़ा होता है, तो आवाज उठ जाती है कि देखो मुस्लिमों को सताया जा रहा है, मुस्लिमों को भगाया जा रहा है। क्या दुनिया में कोई भी ऐसा प्रमाण सिद्ध कर दीजिए कि बौद्ध तो और बहुत जगह है, तो बौद्ध इन्हीं के ऊपर हावी क्यों हो गए? बौद्ध तो भारत के अंदर भी हैं, बौद्ध नेपाल में भी है, आपका जापान में भी है। तो कहाँ कहाँ बौद्ध? बौद्ध तो एक अहिंसा का पालन करने वाला एक समाज है। जी। ये सताते हैं, ये मारकाट करते हैं, ये हमारी चाहे गाय हो चाहे प्रकृति हो, ये उसका विनाश करने पे लगे हुए हैं। तो जब वहां से इन लोगों ने मार के भगाया, तो इन्होंने सबसे पहला जो सॉफ्ट टारगेट था, सबसे पहले जो बहुत आसान था कि कहाँ पे प्रवेश करा जाए, तो वो भारत के अंदर प्रवेश करा गया। और बंगाल इसका उदाहरण है। ये बंगाल के रास्ते से पूरा बहुत, देखिए आप ही लोगों ने इस चीज को प्रसारित किया है, और आप लोगों ने ही हमें जानकारी दी, पत्रकारों के माध्यम से ही हमें जानकारी मिली कि बंगाल में कैसे तार काट काट के वहां से बॉर्डर पार कर रहे हैं और अंदर घुसपैठिए कर रहे हैं। तो आज हमारा जो अनुमान है कि केवल कम से कम भारत के अंदर बांग्लादेशी ही घुसपैठिए कम से कम 7 के की आबादी में भारत के अंदर है, जो भारत के जनसंख्या घनत्व को बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है। और आने वाले समय में यह और भी प्रभावित करना करेगा, चाहे वो हिंसक तौर पे हो, चाहे अन्य किसी प्रकार से। तो इसका आप समाधान क्या देखते हैं? जब प्रशासन कह रहा है कि आधार कार्ड है तो हम उन पे कार्रवाई नहीं कर सकते, आपकी संस्थाएं, आप जैसे लोग जो इसके खिलाफ मुखर होते हैं, तो क्या समाधान देख पा रहे हैं? कैसे इससे दूर किया जाएगा? वो तो रच बस जा रहे हैं हमारे देश में। देखिए, आप ये भी बहुत आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है ये वाला कि समाधान किस प्रकार से। पहले इस पर विचार नहीं करा जा रहा था। आपको भी पता है कि हमारा हिंदू समाज बहुत सॉफ्ट हार्ट, एक बहुत ही संवेदनशील हमारा धर्म है। हम बहुत ही जल्द हृदय परिवर्तन है हमारा, बहुत ही हृदय के बहुत सॉफ्ट है, हम सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। ये हमारी एक नियति है हमारी। लेकिन उसका इतना ज्यादा लाभ उठाया जा रहा है, तो आज इसके खिलाफ आवाज भी उठने लगी है हिंदू समाज में। आज हम इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि हम कानून के रास्ते से और संवैधानिक रास्ते से हम लोग चलना पसंद करेंगे कि भाई, किसी सरकार से भी हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई इनको जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई और इनको यहाँ से खदेड़ा जाए, इनकी जगह पे इन्हें पहुंचाया जाए। नहीं तो वास्तव में भारत के अंदर हिंदुओं की स्थिति बहुत खतरनाक हो जाएगी। ये कुछ नहीं है, इन्हें जिहाद के लिए प्रयोग किया जाएगा और ये स्वयं भी जिहादी है। अच्छा इन्हें जिहाद के लिए प्रयोग करा जाएगा जी, भारत के अंदर। एक 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 सवाल यहाँ पे और मेरे मन में आ रहा है। जी गाजियाबाद एक हब बनता जा रहा है ऐसी चर्चाओं का। पिछले में कुछ महीने पहले डासना का एक केस होता है, वहां जी के एक महाराज जी बहुत लाइमलाइट में आते हैं। उसके जी बाद गाजियाबाद से ही दो व्यक्ति पकड़े गए हैं जो धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहे थे लोगों को, मूक बधिरों को टारगेट कर रहे थे। यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। आप जो वाकया बता रहे हो वो भी गाजियाबाद से बता रहे हैं। और अभी उसके ठीक पहले भी एक जो घटना जिसपे कहा गया कि जय श्री राम के नारे नहीं लगाने पर एक व्यक्ति की दाढ़ी काटी गई और उसको कुछ युवकों ने पीटा। हालांकि बाद में वो मामला पता चला कि वो कुछ ताबीज तंत्र मंत्र का मामला था।
तो उसका भी अलग ही एक एंगल दिया गया। क्यों गाजियाबाद ऐसा हॉट स्पॉट क्यों बनता जा रहा है ऐसी सांप्रदायिक बातों का? और इनफैक्ट जो अखलाक की घटना हुई थी जो बहुत चर्चित रही थी पूरे देश के अंदर, वो भी गाजियाबाद से करीब में है। दादरी गौतम बुद्ध नगर जिले में बेशक पड़ता है, लेकिन वो गाजियाबाद के काफी समीप है। तो ऐसा क्या गाजियाबाद के कल्चर में होता जा रहा है कि ये ऐसी घटनाएं और इस तरीके की चीजें लगातार सामने आ रही हैं वहां से? देखिए, एक साधारण सी बात है, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत साधारण सी बात है, क्योंकि दिल्ली के बड़े समीप है ये, राजधानी के बहुत समीप है, और एक पूरा डेवलपमेंट एरिया है जबरदस्त तरीके से। इसमें संभावनाएं बहुत हैं यहाँ काम की, काम है, रोजगार बहुत ज्यादा है, छुपने की बहुत जगह है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र यहाँ पे, जैसे लोनी हो गया मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, नाथना मसूरी हो गया बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। यहाँ का जो, चाहे सिकंदराबाद की बेल्ट हो, चाहे दादरी की बेल्ट हो, यहाँ का जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बाहुल्य मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ये आसपास का क्षेत्र है। केवल गाजियाबाद की आप बात कर रहे हैं, अगर मेरठ की आप स्थिति देखें, तो गाजियाबाद तो मेरठ के मामले में बहुत शून्य है। मेरठ में प्रतिदिन लव जिहाद से लेकर दुनिया भर की घटनाएं हो रही हैं। ये तो हम बहुत पहले से कहते आए हैं प्रशासन को कि ये जो धर्मांतरण किया जा रहा है मुसलमानों द्वारा, ये प्रलोभन दे के और जबरदस्ती करा जा रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है। प्रशासन और सरकार आज जाग रही है, इस पे काम कर रही है कि कितना गंभीर जो विषय होती है, ये अब का विषय नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। हम पहले बहुत पहले से सचेत करते आ रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है। मैं आपको जानकारी दूं, गाजियाबाद में ही आपको घटनाएं अभी और सुनने को मिलेंगी। यहाँ पे ही, जहाँ पे आपका ये जो हज हाउस खुला है यहाँ पर, उसके पीछे जो अर्थला है पूरा, वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं। वहां पे हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, महिलाओं के साथ बदतमीजी करी जा रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बदतमीजी करी जा रही है, उनके हाथ पकड़ के खींचे जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी दूर के बाद मस्जिदों का निर्माण करा जा रहा है, तो वहां से हिंदू पलायन कर रहा है। तो ये तो कानून व्यवस्था का मामला हुआ ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खुद एक मठ के महंत हैं, उनकी सरकार वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि साहब हमने तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है, यहाँ पे कानून व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त है। लेकिन अगर उन्हीं की सरकार में, जिन्हें हिंदुत्व का भी चेहरा माना जाता है, ऐसी वारदातें हो रही हैं, सामने आ रही हैं, तो ये तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। फिर किसको सच माना जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं इस बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, बात ऐसी है कि मैं कोई राजनीतिक, किसी पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं एक आचार्य हूँ, अध्यात्म मेरा मार्ग है, धर्म के लिए मैं काम करता हूँ। योगेश्वर श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पे हम लोग चलते हैं, मैं और मेरे जैसे और भी धर्माचार्य। जो देखिए, योगी जी अपने आप में एक योगी हैं, संत हैं। योगी जी ने कभी ये नहीं कहा कि वो मुसलमानों को मार काट देंगे, उन्हें भगा देंगे, देश से भगा देंगे, ये योगी जी ने कभी नहीं कहा। योगी जी ने कहा कि अपनी जिहादी प्रवृत्ति को समाप्त करो। जो तुम काफिर कुफ्र कहकर गजवाए हिंद दारुल इस्लाम की तुम बात कर रहे हो, इनको करना बंद करो, पढ़ाई लिखाई के रास्ते पर चलो, मानवता इंसानियत की बात करो। लेकिन आप जानते हैं कि चाहे ओवैसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दुनिया भर की पार्टी, उनको भी हम सुनते रहते हैं। आज ये लोग केवल, आप जैसे लोनी का प्रकरण आप देखिए, लोनी के प्रकरण में समाजवादी पार्टी के नेता का हाथ निकला। मैं किसी राजनीतिक उसमें मैं जाना नहीं, चर्चा में जाना ही नहीं चाहता, लेकिन देखिए उसमें सारे मुसलमान थे, एक हिंदू का लड़का था, जबकि उसका उसमें किसी भी प्रकार का उसका रोल नहीं था, लेकिन फिर भी इसको राजनीतिक प्रकरण बताया गया, भावनाएं भड़काने का काम करा गया। असल में भावनाएं भड़काने का भी काम नहीं है। जब तक ये कुरान के ऊपर ये इस्लाम चलता रहेगा, तब तक ये समस्या आती रहेंगी। ये काफिर, कुफ्र, दारुल इस्लाम, गजवाए हिंद, हरब, ये सब क्या है? कि काफिर कुरान के संदर्भ में कुछ नहीं है। मैंने मैं एक विषय पे जाने वाला हूँ कि ये जो आपका यूथ ब्रिगेड बनाई जा रही है भारत के अंदर, जमीयत उलेमाए हिंद की यूथ ब्रिगेड, ये किस लिए बनाई जा रही है? मुझे ऐसा लगता है, मैं चेतावनी दे रहा हूँ पूरे हिंदू समाज के लिए, कि इन्होंने 10 वर्ष में ये 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ की फौज तैयार करने की ये जो चेतावनी मतलब बात बता रहे हैं, आत्मरक्षा करने के लिए इन्होंने बनाई है, अपनी रक्षा करने के लिए फौज बना रहे हैं। वहां ट्रेनिंग दी जा रही है, हथियार चलाने सिखाए जा रहे हैं। किसके लिए हथियार चलाने सिखाए जा रहे हैं? ये 1.25 करोड़ की फौज किस लिए बनाई जा रही है? काफिरों को खत्म करने के लिए बनाई जा रही है ना, काफिरों को ही मारेंगे।
कि जो बुद्ध परस्त है वो धरती पे कोई भी बुद्ध परस्त मूर्ति पूजक ना रहे, यही इनका उद्देश्य है। जिस प्रकार से क्या जिस वक्त इन्होंने 1.25 करोड़ की फौज अपना निर्माण कर लिया, क्या भारत के अंदर गृह युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी क्या? हम सरकार से भी अपील कर रहे हैं, बुद्धिजीवियों के पास भी मैं निरंतर जाने का प्रयास कर रहा हूं कि अपना समर्थन दे। और कम से कम देखिए, मैंने पहले कहा मैं राजनीतिक विषय में नहीं जाना है, मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि भाई ऐसे संगठनों को आप बैन कीजिए। जी, अगर ऐसे संगठन बैन नहीं है, यहाँ पे सड़कों पे खून मिलेगा। आपकी एक और मांग का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ। आपने पत्र लिखा सरकार को कि भारतीय संविधान में जो माइनॉरिटी की परिभाषा है उसको बदल दिया जाए। ये आपकी ही मांग है, आपने एक पत्र लिखा था। क्या दिक्कत है उस परिभाषा में, जरा आप इस पे थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, आपने ये विषय भी बड़ा अच्छा लिया है। जो भारत के अंदर अगर कोई ये कह दे कि मुसलमान आज भारत के अंदर अल्पसंख्यक है, जबकि ये सबको पता है कि कई राज्यों में आज हिंदू मुसलमानों के समक्ष अल्पसंख्यक हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में क्या भारत के अंदर मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहना सही है? ये सरासर बेवकूफ बनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को जो भेंट दी जा रही है, कई सौ करोड़ की उनको जो सौगात दी जा रही है साल भर में, ये किसका पैसा है? ये हिंदू समाज का ही तो पैसा है जो उनको दी जा रही है। मैं ये पूछता हूं, क्या आज उत्तर प्रदेश में ये मुसलमानों के जो वरिष्ठ नेता हैं, ये उनके आह्वान है कि हमारी जनसंख्या 40% से ऊपर पहुंच चुकी है, ये उनके आह्वान है। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। जापान के शहर से तुलना कर लीजिए, हमारी ज्यादा निकलेगी। केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या अल्पसंख्यक विभाग होना चाहिए? क्या मुसलमान आज 40% पर अल्पसंख्यक हैं? बंगाल में होना चाहिए, बिहार में होना चाहिए। आज के मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, जब विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला ये संप्रदाय कहां से अल्पसंख्यक है? मैंने हाईकोर्ट में रिट फाइल करी थी। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में कोई बीजेपी के नेता है, उन्होंने भी अभी ये केस फाइल कर रखा है इसके अंदर। हमने सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से ये पूछा था उसके अंदर कि भाई इसका आप क्या क्राइटेरिया बनाते हैं? आप कितने प्रतिशत पर अल्पसंख्यक मानते हैं? अल्पसंख्यक का एक दायरा तो होता होगा। पारसी हैं आपके 2-4% है भारत के अंदर, सिख हैं, जैन हैं, 2-2, 3-3, 4-4% इनकी आबादी का प्रतिशत है। क्या आपने 1% पे, 2% पे, 3% पे, 10, 15, 20 पर आप कहां तक अल्पसंख्यक मानते हैं कि इतना प्रतिशत पे ये अल्पसंख्यक है, इतने प्रतिशत पे अल्पसंख्यक है, बाहर हो जाएगा। अगर हिंदी की बात करते हैं, केवल 2-3 राज्यों के अलावा छोड़ के तो हिंदी अल्पसंख्यक है। कास्ट वाइज जाते हैं तो ब्राह्मण भी अल्पसंख्यक है। हाई कोर्ट और सरकार से आपने जो पत्र लिखा था उनकी तरफ से जवाब में क्या आया, रिप्लाई क्या आया? ये सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला चल रहा है जी। और सरकारें इसमें क्या अपना रोल निभाएगी मैं नहीं जानता, लेकिन एक हिंदू समाज को जो इतना बड़ा टैक्स पेयर है, मैं आज आपके माध्यम से मैं हिंदू समाज से ही वार्तालाप कर रहा हूं। मैं हिंदू समाज से पूछना चाहता हूं कि हमारा समाज इतना बड़ा टैक्स पेयर है, वो जो कई सौ करोड़ की योजनाओं में जो पैसा जा रहा है वो किसका पैसा जाता है? हमारा ही तो जा रहा है ना। क्यों जा रहा है? किस वजह से जा रहा है? मुसलमान की बेटी बेटी, हिंदू की बेटी बेटी नहीं है, वो बेटी, उसे बेटी कहलाने का अधिकार नहीं है। मुसलमान की बेटी बेटी है, हिंदू की बेटी बेटी नहीं है। मुसलमानों को ही सारी सुविधा दी जाएंगी। विश्व के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार, कानूनी अधिकार दे रखे हैं। आप जाके देखिए, बाहर विदेशों में जाके देखिए, अमेरिका में देखिए, कानूनी विशेष अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे कानूनी विशेष अधिकार है। ये तो जैसा भी हो, नहीं तो सांप्रदायिक बिल अगर कांग्रेस ले आती भारत के अंदर तो माफ कीजिए, हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाता। तो समस्या है। जी आचार्य जी, आप हमसे जुड़े, हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई आपने। ये कुछ मुद्दे आपने जो उठाए हैं ये निसंदेह बहुत ही भयावह हैं, और ये जो आंकड़े आपने बताए ये भी काफी
विचारणीय हैं, इन पर विचार किया जाना चाहिए। इन पर सरकारों को और प्रशासन को भी थोड़ा सा अलर्ट होना होगा, देखना होगा कि ये जो ग्राउंड रियलिटी और जो प्रचारों में और जो अपनी इमेज चमकाने के लिए सरकारें इस्तेमाल करती हैं, उनसे ग्राउंड रियलिटी का काफी अलग है। तो इन कुछ काम ऐसे होने चाहिए जो जमीनी हकीकत, जो जमीन पे होने चाहिए। तो हम भी उम्मीद करते हैं सरकार आपकी जो चिंताएं हैं, आपके जो प्रश्न हैं, उनका समाधान करेगी और समाज के हित में जो भी सटीक फैसला होगा उसका निर्णय लेगी। और हम आपको भी शुभकामनाएं देते हैं कि आप जो इस कार्य में लगे हुए हैं, आपको अपने कार्य में सिद्धि मिले और समाज के लिए, देश के लिए जो कुछ भी आप अच्छा कर रहे हैं उसमें सभी का सहयोग भी मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर हमसे बातचीत कर। दर्शकों से हम निवेदन करेंगे कि ये जो बातचीत है आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और लोग भी जागरूक हो सके। आप इस वीडियो को देख के जिस प्रकार से जागरूक हो रहे हैं, उसी प्रकार से अन्य लोगों को भी अधिकार है कि वो इस वीडियो को देखें, तो आप शेयर करें। और ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और इसी तरीके की और महनीय हस्तियों से मिलने के लिए, उनकी बातचीत सुनने के लिए देखते रहिए चिति मीडिया हिंदी। धन्यवाद। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.